क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं या सीनियर सिटीज़न या पेरेंट को जानते हैं जिनके बच्चों ने उन्हें अबैंडन कर दिया है या जिनके बच्चे उन्हें मेंटेनेंस नहीं देते हैं फॉर देयर अपकीप? अगर हाँ तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में, जिसके अंदर पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को राइट मिलता है टू आस्क फॉर द मेंटेनेंस फॉर देयर अपकीप एंड लाइवलीहुड मेंटेनेंस ऑफ एवरी डे फ्रॉम चिल्ड्रंस एंड देयर इवन ग्रैंडसन्स। आइए डिस्कस करते हैं और इसके अंदर जानते हैं कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को अलग अलग बाइफरकेट क्यों किया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, एडवोकेट, फाउंडर ऑफ लॉ फर्म क्रिटैक्स कॉर्प। ये एक्ट किसी भी पेरेंट या सीनियर सिटीजन को राइट देता है कि वो अपने बच्चों से या अपने ग्रैंडसन्स या ग्रैंड चिल्ड्रन से अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकें फॉर देयर लाइवलीहुड। दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है आज के ज़माने के अंदर कि पेरेंट्स बहुत बार जब ओल्ड एजेड हो जाते हैं तो कभी कभार बच्चे उन्हें अबैंडन कर देते हैं या उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं या फिर उनका ढंग से देख रेख नहीं करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पे बच्चे तब तक तो अच्छे से उनका अपकीप करते हैं अपने पेरेंट्स का, जब तक उनके नाम पे वो प्रॉपर्टीज़ और सारी बैंक बैलेंस या एसेट्स नहीं हो जाते। बट जैसे ही पेरेंट्स अपने इमोशनल भाव में आके अपने घर को या अपने ऑफिस या अपनी और प्रॉपर्टीज़ को अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं तो उन बच्चों का रवैया बदल जाता है। उसके बाद उन्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर पैसा खर्चना भी बोझ लगने लग जाता है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये एक्ट लाया गया है और इस एक्ट के अंदर कोई भी पेरेंट या सीनियर सिटीज़न अपने सन, ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडडॉटर, अपनी डॉटर, अपने रिलेटिव किसी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है इन ऑर्डर टू कीप देयर लाइवलीहुड एट अ स्टैंडर्ड जो वो पहले रहते थे। इसके अंदर एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ये एक्ट ऑब्वियसली किसी माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि माइनर खुद किसी गार्डियन की देख रेख में होता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो फॉर ऑब्वियस रीज़न कोई अगर माइनर बच्चा है तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। हालांकि पेरेंट्स इसके अंदर बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके अडॉप्ट किए हुए पेरेंट्स भी जिन्होंने अडॉप्ट किया बच्चों को वो भी हो सकते हैं। इवन स्टेप फादर या स्टेप मदर आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स इन दोनों को अलग अलग बाइफरकेट क्यों किया गया है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जो सीनियर सिटीज़न हो, सीनियर सिटीज़न इस एक्ट के हिसाब से मैं बता दूं 60 साल की उम्र के ऊपर कोई भी पर्सन है उसे सीनियर सिटीज़न माना जाएगा। अब हो सकता है कि कोई पर्सन जो सीनियर सिटीज़न है उसके पास उसके कोई बच्चे नहीं हैं या उसके बच्चों की डेथ हो गई ड्यूरिंग कोविड टाइम या कुछ इस टाइप के इशू हो गए या उसके कोई ग्रैंडसन, ग्रैंड चिल्ड्रन या बच्चे कुछ नहीं हैं, तो उन लोगों को भी इस एक्ट के द्वारा प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर उन लोगों को कोई अपनी मेंटेनेंस रखनी है, उन लोगों को अपना कोई अपकीप रखना है लाइवलीहुड जीने के लिए, तो वो लोग अपनी ये जो मेंटेनेंस है अपने किसी रिलेटिव से मांग सकते हैं। इस केस के अंदर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने वाली बिफोर आई गेट इनटू द एक्ट और उसके प्रोसेस एंड प्रोसीजर के बारे में, कि ये एक्ट के अंदर कोई भी पेरेंट या सीनियर सिटीज़न अपने उन बच्चों से भी मेंटेनेंस और पैसे मांग सकता है जो कि आउट ऑफ इंडिया रिसाइड कर रहे हैं। हमें पता है आज के टाइम पे आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गए हैं और बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स को इंडिया में ही रखा हुआ है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। कुछ लोग नहीं ला पाते हैं, कुछ लोग सेटल हो रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ही खुद नहीं जाना चाहते आउट ऑफ इंडिया क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी लाइफ यहीं पे बिताई है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट के अंदर कुछ राइट्स दी गई हैं। अब वो राइट्स हैं क्या वो जानते हैं। इस एक्ट को कितना सीरियसली लिया गया है वो इस एक्ट के सेक्शन 3 से पता चलता है। सेक्शन 3 कहता है कि इस एक्ट के प्रोविज़न अगर किसी भी एक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं
तो ये एक्ट के प्रोविजन सारे एक्ट या कोई भी और एक्ट के अंदर अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग राइट एंड लायबिलिटीज आती हैं तो इस एक्ट के प्रोविजन जो हैं वो उनको ओवरराइड कर देंगे। आपको पता होगा बहुत सारे जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं जिसके अंदर वाइफ्स चिल्ड्रंस मेंटेनेंस मांग सकते हैं अंडर सेक्शन 125 CRPC फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, फ्रॉम देयर इन लॉज ऑल्सो एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर देयर मेंटेनेंस एंड अपकीप। इसके अंदर पेरेंट्स भी मांग सकते थे, बट इस एक्ट को स्पेसिफिकली लेके आया गया विद सर्टेन प्रॉपर गाइडलाइंस एंड अ लिटिल कंट्रोल्ड प्रोविजंस ताकि ये राइट्स एक्चुअली अप्लाई करी जा सके। इस एक्ट के अंदर स्टेट्स के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे। हम लोग जो पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबिलिटी रहती है उसी को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो आप ये समझिए कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी पेरेंट या सीनियर सिटीजन अपने मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन या तो खुद डाल सकता है या वो किसी और के थ्रू ये डलवा सकता है एप्लीकेशन फॉर देयर ओन मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब है उनकी फूड, उनकी क्लोथिंग, उनका रहना और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल दवाइयाँ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी अपकीप के एक्सपेंसेस होते हैं वो मेंटेनेंस में क्लेम किए जा सकते हैं। लाइक ऑल द मेंटेनेंस, अगर पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स अपनी खुद की प्रॉपर्टी या अपनी पेंशन से या अपनी सैलरी से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, या अगर उन्हें वो पैसे कम पड़ रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली उतने अमाउंट का वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर 90 डेज के अंदर ही ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए टाइमलाइन दी गई है। 90 डेज, 30 डेज का और एक्सटेंशन हो सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए। इस एक्ट के अंदर खासियत एक तरीके की ये है कि ट्रिब्यूनल के पास CRPC के अंदर जो पावर्स होती हैं एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, वो पावर्स इस ट्रिब्यूनल को भी दी गई है कि अगर कोई पर्सन जिससे मेंटेनेंस मांगी गई है, चाहे वो ग्रैंडसन हो, ग्रैंड डॉटर हो, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, उन लोगों से जिनसे वो मेंटेनेंस मांगी गई है, अगर वो लोग आ नहीं रहे हैं या अपनी अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं अपनी अपीयरेंस बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो कोर्ट उनको समन भी कर सकता है और कोर्ट उनके अरेस्ट के वारंट भी दे सकता है। ये पावर ट्रिब्यूनल के पास दी गई है। अब सिविल पावर्स भी दी गई हैं इस ट्रिब्यूनल को कि वो मेंटेनेंस अवॉर्ड कर सके इस एक्ट के अंदर, और उसके ऊपर अगर किसी ने मेंटेनेंस नहीं दी है तो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सके। इस एक्ट के अंदर खासियत एक अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया जो कि पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन के हक में है और उन्हें बोला गया कि आपको इनको इतनी मेंटेनेंस देनी है, तो अगर कोई पर्सन उसके लिए अपील करना चाहता है तो 90 दिन के अंदर डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ है तो अपील वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट कर सकता है। पर उस पर्सन को एक तो जितनी अमाउंट ट्रिब्यूनल ने बोली है कि पेरेंट्स को दी जाएगी वो उस पर्सन को डिपॉजिट करानी पड़ेगी इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्लस इंटरिम मेजर के अंदर जब तक वो अपील के अंदर केस चल रहा है जो मेंटेनेंस अमाउंट ट्रिब्यूनल ने अवॉर्ड करी है उसको वो मेंटेनेंस अमाउंट उस अपने पेरेंट को या सीनियर सिटीजन को देते रहना पड़ेगा जब तक अपीलेट कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग केस भी फाइल करेंगे और हम गुत्थियों में उलझ जाएंगे और उसके बाद फिर अपील हो जाएगी, रेजोल्यूशन नहीं निकलना। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं जुडिशरी या लिटिगेशन को लेके, तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर एक लास्ट और ख़ास बात और बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यूरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे भी वो पेरेंट रहता है या सीनियर सिटीज़न रहते हैं जो इस एक्ट के अंदर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं या उनके बच्चे जहाँ यहाँ रहते हैं, दोनों जगह की ज्यूरिसडिक्शन एक्ट के अंदर दी गई है कि आप दोनों में से किसी भी जगह आप ये केस फाइल कर सकते हैं उस ट्रिब्यूनल के अंडर। ऑब्वियसली जहाँ पेरेंट्स रहते हैं कायदे से उन्हें वहीं फाइल करनी चाहिए, और अगर वो एप्लीकेशन किसी ऐसे रेजिडेंट के लिए है, इंडियन रेजिडेंट के लिए जो आउटसाइड इंडिया रहता है,
तो भी कोर्ट का प्रोसेस वैसे ही चलेगा, उन्हें सम्मन भेजा जा सकता है, उन्हें एक्यूज्ड को उनके लिए अरेस्ट वारंट भी इशू किए जा सकते हैं, तो प्रोसेस सेम चलेगा। ऑब्वियसली उसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ और तरीके की अलग आती हैं, बट उन्हें ये कंप्लाई करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सीनियर सिटीजन्स। लास्ट एक चीज़ बोलूँगा, बहुत बार हम देखते हैं कि आज के टाइम पे, खासकर पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा है, हमारे पास खुद के पास इतने सारे डिवोर्स केसेस भी आए हैं डिस्कशंस के लिए कि किसी पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, कभी कपल्स को आपस में प्रॉब्लम हो रही है साथ में रहने के लिए, तो डिवोर्स केसेस एवरीवन नोज ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैज़ इंक्रीज्ड। सो बहुत बार ये भी होता है कि जो घर की डॉटर इन लॉ है, हमने एक ऐसा हैंडल भी किया हुआ है केस कि जिसके अंदर डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा परेशान करती थी पेरेंट्स को, और वो सीनियर सिटीजन्स भी थे पेरेंट्स, इन टर्म्स ऑफ ताने मारना, उन्हें खाना टाइम पे ना देना, उनका ध्यान ना रखना, जो नॉर्मल तरीके से कोई भी पर्सन करता है। ध्यान ना रखने का मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम उनकी सेवा करते रहना, बट जो नॉर्मल कोर्स में एक पर्सन को रिक्वायर्ड होता है किसी भी पेरेंट को एज अ रिस्पेक्ट एंड एज अ फूड एंड क्लोथिंग एंड नॉर्मल तरीके से रहने का, उस चीज़ के रिगार्ड में उन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी एक्ट के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी दैट दे डोंट वांट देयर डॉटर इन लॉ टू लिव इन द सेम होम, और इस एक्ट के हिसाब से उस डॉटर इन लॉ को बोला गया था कि वो अलग रहे। ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस और थी कि बच्चे को भी अलग रहना, उनके बेटे को भी अलग रहना चाहिए, उनका डॉटर इन लॉ का एक खुद का बेटा भी था, तो देयर वर अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो, बट दिस एक्ट वॉज ट्रिगर्ड इन दैट केस। सो आई होप आपको इस एक्ट के बारे में जानना अच्छा लगा हो और आपको कुछ नया पता चला हो। कोई भी सीनियर सिटीजन या कोई भी पर्सन हैं जिनको ये एक्ट जानने की ज़रूरत है, मेक श्योर यू आर सेंडिंग दिस वीडियो लिंक टू देम एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के बारे में जानने का मौका मिल सके। एंड कोई भी आपकी क्वेरी है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी लॉ फॉर्म का एक ईमेल आईडी दे दूंगा, आप हमसे डायरेक्टली वहाँ भी पूछ सकते हैं। कमेंट्स में अगर आप नहीं डालना चाहते, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप हमारे फर्म के लॉ फॉर्म के ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी टीम या मैं खुद उस चीज़ को रिवर्ट करूँ आपको प्रॉपर टाइम के साथ। So I hope you like this video. See you in the next video with a new topic, with a new legal issue. Take care.